हमारा आज का टॉपिक है कॉमन एरर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे कई बार बिल्कुल सही दिखने वाले सेंटेंसेस में भी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में पहचानना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अक्सर इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रैक्शंस के तौर पर दिए जाते हैं। इस एक सेंटेंस के 4 या 5 पार्ट कर दिए जाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि किस पार्ट में गलती है, वो हम आंसर के तौर पर वहां पर लिखते हैं। अक्सर इनके बाद जो 5वां ऑप्शन होता है वो नो एरर का होता है। अगर सेंटेंस के 4 पार्ट में हमें कोई गलती नहीं दिखती है तो 5वां पार्ट नो एरर का हमें सही आंसर के तौर पर वहां लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेंटेंस से, जिसमें हम देखेंगे कैसे इंग्लिश ग्रामर की कुछ बारीकियों को ध्यान में रखकर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सेंटेंसेस में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है He with his wife and children are present। कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि जहां पर with, along with, together with इस तरह के कुछ सेंटेंसेस के बीच में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, वहां पर हमें हमेशा इन बीच की चीजों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का जो पहला यूज किया गया सब्जेक्ट है वो और जो वर्ब है वो उसकी ओर ध्यान देना है। ये जो बीच की लाइन है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और इस लाइन का इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही और यहां पर वर्ब लगाया गया है आर। इसका मतलब अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि हमेशा अगर किसी सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर है तो वहां पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए यहां पर आर की जगह इज हमारा राइट आंसर है। आप नोट करिएगा, पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है उसका राइट आंसर है इज और हमारे सेंटेंस के इस चौथे वाले पार्ट में गड़बड़ है। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज मैनी बॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते समय हमने दो चीजें पढ़ी थी। किसी सेंटेंस की शुरुआत में अगर मैनी प्लस प्लूरल सब्जेक्ट आता है या प्लूरल नाउन आता है तो उस सेंटेंस में लगने वाला वर्ब प्लूरल होता है। पर अगर मैनी के साथ ए लगा हुआ है और उसके बाद एक सिंगुलर नाउन वहां पर लगा हुआ है तो उस सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर मैनी अ बॉयज लिखा है। आपको दो चीजें ब्रेन में बैठा लेनी है। पहली ये कि मैनी के साथ प्लूरल लगना चाहिए, या तो यहां पर होता मैनी बॉयज, अगर आप ए हटा देते तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाता मैनी बॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड। पर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैनी अ बॉय आ गया है, यानी कि हम इस सेंटेंस के दूसरे पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। पहला पहलू हुआ जब हमने देखा मैनी प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, अब है मैनी ए। मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगना चाहिए। तो जैसे यहां पर मैनी ए बॉय करते हैं, यहां पर आर की जगह आपको इस करना पड़ेगा। आपको इन चीजों की तरफ बहुत ध्यान देना है कि कैसे मैनी के दो रोल हो गए। मैनी के बाद प्लूरल नाउन मींस प्लूरल वर्ब, मैनी के बाद ए और सिंगुलर नाउन, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब। तो ये सेंटेंस दो तरह से सही हो सकता है। पहला तरीका है मैनी बॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड, दूसरा तरीका है मैनी ए बॉय इज फ्रस्ट्रेटेड। जो लोग भी आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत ध्यान रखने लायक हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। मैंने कल भी आपसे कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ते पढ़ाते समय कि नन के बाद, नन ऑफ के बाद अगर हमारा प्लूरल नाउन लगा है तो वहां पर वर्ब प्लूरल होगा। अगर मैनी ऑफ, नन ऑफ के बाद हमारा सिंगुलर नाउन लगा है तो उस सेंटेंस में हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे नन ऑफ द बिस्किट्स वर लेफ्ट, नन ऑफ द वेल्थ इज लॉस्ट। तो जब बिस्कुट्स थे तो वर हो गया, जब वेल्थ थी तो इज हो गया। उसी तरह यहां पर हमारे पास फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मतलब प्लूरल, इसका मतलब यहां पर इस गलत है, इसकी जगह आपको यहां पर आर सप्लाई करना है। इन आंसर्स को आप बहुत ध्यान से नोट करते जाइएगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग इज आना है, सेकंड वाले सेंटेंस में दोनों तरीके से करके आपको बता दिया गया। मैनी बॉयज करेंगे तो आर, मैनी अ बॉय करेंगे तो इज। उसके बाद नन के बाद माई फ्रेंड्स लिखा है, नन के बाद अगर प्लूरल नाउन लिखा है तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर इसकी जगह आर आ जाएगा। नंबर 4 सेंटेंस में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं तुम होता तो मैं ये कभी ना करता।
ये सेंटेंसेस हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के थर्ड पार्ट जिनको हम कहते हैं। आपको पता है कंडीशनल कई तरह के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कंडीशनल अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के टॉपिक में कवर करे थे, क्योंकि मैक्सिमम समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसी तरह के सेंटेंसेस हमसे पूछे जाते हैं। तो उन सेंटेंसेस को करते समय हमने ये सीखा था कि जब कभी भी एक कंडीशनल सेंटेंस हमें दिया हुआ होता है जहां पर पहले वाली कंडीशन जो होती है, जैसे यहां पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है यदि मैं तुम होता तो मैं ये कभी ना करता, तो इसका मतलब पहली कंडीशन है यदि मैं तुम होता। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इस इमेजिनरी सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि इफ, आई और वर, यानी कि हमें कहीं पर भी वॉज का यूज नहीं करना था। तो फोर्थ वाले सेंटेंस में हमें यह पता चल गया कि यहां पर वॉज गलत लिखा हुआ है और यहां पे जो राइट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी वर। इसको आप नोट करेंगे। हमारा राइट आंसर बन जाएगा वर और सेंटेंस बन जाएगा इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। उसके बाद नंबर 5, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। हमने पहले भी पढ़ा था कि जहां पर ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, सेवरल, मैनी, अ फ्यू ऑफ, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, वहां पर हमें देखना है कि अगर यहां पर प्लूरल नाउन दिया गया है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में जो हमारा इज वर्ब लगा हुआ है उसको काट के अगर हम आर कर देंगे तो हमारा सेंटेंस एग्जैक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन सेंटेंसेस को मैं पहले बता चुका हूं कि पेपर में वो 4 पार्ट में इनको डिवाइड कर देंगे और आपसे कहेंगे कि इन चारों पार्ट में गलती ढूंढिए। इसको ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे, इसको सी बना देंगे, इसको डी बना देंगे और लास्ट वाले पार्ट में ई में लिख देंगे नो एरर। तो हमें अगर किसी सेंटेंस में कोई एरर नहीं मिलती है तो वहां पर हमारा राइट ऑप्शन नो एरर हो जाता है। तो जब यहां पर आपने देखा तो 6 सेंटेंस में लिखा है ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे। हाँ, यहां पर हमें याद रखने के लिए एक चीज है कि जब भी हम सोने के लिए हर रात को अपने बिस्तर में जाते हैं तो हमें द बेड लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें सीधा ही गोज टू बेड लिख देना चाहिए। दा से हमारा, इस आर्टिकल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा ऑन फुट, बाय वॉक। कई लोग कई बार गलती से बोल देते हैं ऑन द फुट, बाय द वॉक, वो भी एक गलत तरीका है। उसी तरह हम यहां पर देख लें, जब भी हम सोने के लिए जाएंगे आई एम गोइंग टू बेड, इसका मतलब मैं सोने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द बेड, इसका मतलब मैं बेड पर कुछ काम करने जा रहा हूं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मैं हर रात बिस्तर में जाता हूं। क्यों जाता हूं? सोने के लिए जाता हूं। नेक्स्ट 7 सेंटेंस में आप देखिए, इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ। गीता में ये लिखा है कि भगवान खुद धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। इस सेंटेंस के अगर हम 4 पार्ट कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन 4 पार्ट में गलती इस वाले पार्ट में है, क्योंकि गीता हिंदुओं का एक रिलीजियस ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है। और ऐसी रिलीजियस बुक्स के साथ, ऐसे ग्रंथों के साथ हमें हमेशा द लगाना चाहिए पहले, जैसे द गीता, द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान। इस तरह की चीजों को आप अपने मन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें एग्जाम पर्पस से बहुत जरूरी होती हैं। तो जैसे ही आपने गीता से पहले दा लिखा, आपका सेंटेंस सही होता है और आपकी गलती यहां पर आ जाती है। नेक्स्ट 8 सेंटेंस है, वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी। मेरा एक दोस्त भागता हुआ मेरे पास आया। जब कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में इस तरह से वन ऑफ द दे दिया जाता है तो उसके बाद जो नाउन लग रहा होता है वो हमेशा प्लूरल लगना चाहिए। इसका मतलब अगर आप यहां पर एस कर देते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तब ये सेंटेंस सही बनता है, अदरवाइज ये सेंटेंस सही नहीं है। पेपर में आप जिस भी भाग में गलती देखें उस गलती को आप वहां पर मार्क कर दें। तो यहां पर जैसे ही आपने फ्रेंड्स करा, आपकी गलती बिल्कुल सही हो गई, आपका सेंटेंस सही हो गया। दोस्तों 9th वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अभी हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक भी कवर करना है, जिस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे सेंटेंसेस को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखते हैं बिना उनका मीनिंग बदले हुए। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने नो सूनर डिड ही रीच देयर देन इट स्टार्टेड लिखा है। जब आपसे पूछा गया कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है तो आप बड़े आराम से बता दीजिएगा कि इस सेंटेंस के इस पार्ट में गलती है, क्योंकि नो सूनर वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें THEN वाला द
देन नहीं लगता है, इसमें THAN वाला देन लगता है। तो जैसे ही आपने नो सूनर वाले सेंटेंस देखे, उनमें ये ध्यान रखिएगा, या तो यहां पर डिड लिखा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, नहीं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी। यहां पर THAN देन लिखा होगा और यहां पर इट स्टार्टेड यानी कि पास्ट सिंपल टेंस लिखा हुआ होगा। तो जैसे ही आपने THEN देन की जगह THAN देन लिखा, आपका सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट, द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट व्हाई ही वॉज लेट। प्लेयर से ये पूछा गया कि वो देर से क्यों आया था। दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है जिसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करा है, और ये एक इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है क्योंकि यहां पर एक WH वर्ड लगा हुआ है। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते समय ये सीखा था कि ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए जाते हैं, वो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें दैट का यूज नहीं किया जाता है। तो जैसे ही 10th वाले सेंटेंस में आपने दैट को रिमूव करा, आपका सेंटेंस सही हो गया, आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस लिख पाए। नेक्स्ट 11th सेंटेंस में देखिएगा, कैन यू टेल मी वाई वर यू नॉट देयर। क्या आप मुझे बता सकते हो आप वहां क्यों नहीं थे। दोस्तों, यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर दो जगह प्रोनाउन लगा हुआ है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें पहले भी ये पूछा गया, क्या आप मुझे बता सकते हो वाई वर यू नॉट देयर, आप वहां क्यों नहीं थे। इसका मतलब 11th वाले सेंटेंस में एक ही सेंटेंस के अगर हम दो पार्ट करके पढ़ें तो पहले वाला सेंटेंस भी क्वेश्चन पूछता है, दूसरे वाला सेंटेंस भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से सिर्फ पहले वाले पार्ट को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, दूसरे वाला पार्ट सिंपल लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वाई वर यू की जगह वाई यू वर लिखा जाना है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि 11th वाले सेंटेंस में कैन यू टेल मी, ये तो सही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसी की वजह से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। पर जैसे ही आपने इस एक सेंटेंस में दूसरा पार्ट इंटेरोगेटिव में फिर से देखा, आपने तुरंत ये कोशिश करी कि दूसरे वाले पार्ट को इंटेरोगेटिव से सिंपल में चेंज कर दो। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, वर यू की जगह यू वर लिखना पड़ा और आपका सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट 12th वाला सेंटेंस है, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू कैन शेप इट। आपका फ्यूचर अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, और आप चाहो तो उसको एक दिशा प्रदान कर सकते हो। दोस्तों, यहां पर एक ये बट जो कंजंक्शन लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है। आपको पता है बट ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे दो क्लॉजेस को जोड़ने के काम आता है जो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। आई लाइक क्रिकेट बट यू लाइक हॉकी, आई लाइक टी बट यू लाइक कॉफी। तो यहां पर दो अलग अलग पसंद हो गई, पर यहां पर सेंटेंस के दोनों पार्ट एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। इसका मतलब यहां पर आप बट की जगह एंड लिखिएगा। यहां पर जैसे ही आप बट की जगह एंड लिखेंगे, आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गलत कंजंक्शन का यूज किया गया है। वैसे भी इसको अगर आप हिंदी में पढ़ के देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका भविष्य अभी आना बाकी है और आप उसको नई दिशा दे सकते हैं। नेक्स्ट 13 सेंटेंस, द शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। द शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। आपको पता है एक सेंटेंस में दो जगह पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में जब कभी दो पास्ट सिंपल टेंस एक सेंटेंस में लग जाते हैं तो हमें यह देखना होता है कि जो सेंटेंस में काम हुए हैं उनमें से जो काम पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दें, और जो काम बाद में हुआ है उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस लगा दें। तो आपने देखा वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने हॉल में एंटर करा उस समय शो शुरू हो चुका था। इसका मतलब पहले शो शुरू हुआ था तब वो हॉल में एंटर करे थे, इसीलिए आप यहां पर बिगेन हटा दें। कॉम्पिटिटिव पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक सेंटेंस में दो पास्ट सिंपल टेंस अगर दो कामों के होने का हमें पता बताते हैं तो हमें उनमें से उस सेंटेंस के उस काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना चाहिए जो उन दोनों कामों में पहले हुआ था। तो यहां बिगेन, शो पहले शुरू हो चुका था तब वो बाद में अंदर आए थे। आप यहां पर पास्ट सिंपल की जगह पास्ट परफेक्ट लगा दीजिए तो ये आंसर बन जाएगा द शो हैड बिगन। द शो हैड बिगन, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि आपने बिगैन हटा करके हैड बिगन लिख दिया, जिसकी वजह से आपका ये 13 वाला सेंटेंस सही हो गया।
नेक्स्ट है 14, अंजलि रिमेंबर्ड दैट शी हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस। अंजलि को याद आया था कि उसने ऑफिस लॉक नहीं किया था। दोस्तों इस सेंटेंस के भी दो पार्ट हैं, पहला अंजलि को याद आना और दूसरा ऑफिस को लॉक किया जाना। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, वहां पर दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। इसीलिए यहां पर का हैज हटा करके जब आप हैड कर देंगे तो वो आंसर अपने आप में सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑफिस को लॉक किया गया था, तब अंजलि को याद आया था बाद में। तो उस हिसाब से जो काम पहले किया गया था आपने उसमें से हैज को हटा करके हैड करते इस सेंटेंस को सही कर दिया। नेक्स्ट 15 सेंटेंस आप देखिएगा, नो अदर मैन ऑफ द टाउन इज मोर टॉलर देन राम। इसका मतलब शहर का कोई और व्यक्ति राम से लंबा नहीं है। इसमें एक एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज किया गया है, पर यहां पर मोर एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, क्योंकि हमें पता है गुड बेटर बेस्ट। उसी तरह से टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है, ना कि टॉल मोर टॉलर और मोस्ट टॉलर। हमेशा कैसे होगा, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। कंपैरिजन किया गया तो यहां पर आप देखेंगे कि टॉलर तो लगाया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तौर पर टॉलर तो लगा दिया, पर इस कंपैरिजन को करने के साथ वहां पे टॉलर के साथ मोर भी दे दिया, जो इस डिग्री की राइट फॉर्म नहीं है। इसीलिए जैसे हमने मोर को रिमूव करा हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो दोस्तों इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि कैसे ये 15 सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच या कभी किसी और वजह से कुछ छोटी छोटी गड़बड़ अपने बीच में छोड़ रहे थे, जिनको एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमें गलती को कैसे हटा करके इन्हें सही करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आगे आने वाले कुछ महीनों में जो एग्जाम होने वाले हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये बनाते हैं। तो अपने वीडियो के इस पहले भाग में हमने ये सेंटेंसेस देखे, अब अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे ताकि हमें इनके बारे में कुछ और जानकारी मिल सके, उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं अपने वीडियो का दूसरा भाग। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारे वीडियो का दूसरा भाग जिसमें हम कुछ और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। माई सेल्फ एंड अमित विल टेक केयर ऑफ इट। इस सेंटेंस में ये कहने की कोशिश की गई है कि मैं और अमित इसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो माई सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और वो कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जो गलती हुई है वो यहां पर हुई है और इसको सही करने का तरीका ये है कि हम यहां पर आई लिख दें। पर हमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस में जब सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन एक साथ यूज हो जाते हैं तो उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन को प्लेस करने का सीक्वेंस होता है वो 2, 3 और 1 होता है। यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम माई सेल्फ की जगह आई लिख देते हैं तो ये 1 और 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हो गए, जबकि हमारा सीक्वेंस क्या है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन का। तो यहां पर सही करने का तरीका यह है कि आप अमित को आगे कर दीजिए और आई को पीछे कर दीजिए, और जब आप इसको पढ़ेंगे अमित एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में जब इस तरह से तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो बहुत ध्यान रखिएगा कि हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन को लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो 2, 3 और 1 होता है। सिर्फ एक केस में ये सीक्वेंस 1, 2 और 3 हो जाता है जब 1 इनिशिएट करके कोई काम करता है, जैसे गलती के लिए माफी मांगना, किसी काम की जिम्मेदारी लेना, किसी मिशन में लीडर बनकर खुद आगे बढ़ना। ऐसे केसेस में तो सीक्वेंस 1, 2 और 3 हो जाएगा। बाकी सारे सेंटेंसेस में तीनों प्रोनाउन एक सेंटेंस में आने की दशा में आपका जो सीक्वेंस है वो 2, 3 और 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा सेंटेंस है He, you and I will go to visit the ताजमहल। इसको आप बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। अभी फर्स्ट सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस होना चाहिए 2, 3 and 1। यहां पर हो गया 3, 2 and 1। जैसे ही हम यू को आगे करेंगे, ही को बीच में करेंगे, हमारा ये सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। तो सीक्वेंस पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा, यू, ही एंड आई, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट सीट्स। आप देखिएगा वहां पर जो सब्जेक्ट है वो स्पेक्टेटर्स है, यानी कि प्लूरल, बहुत सारे दर्शक, जबकि यहां पर इट्स लगाया गया है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ होता है वहां पीछे प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होना चाहिए, इसीलिए हमने इट्स हटा करके यहां पर देयर लगा देना है। फोर्थ सेंटेंस में आप देखिएगा, नीदर ऑफ द डॉटर्स लव्स देयर मदर। आपने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जिस सेंटेंस में भी नीदर लगा हुआ होता है वहां पर अब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये तो ठीक हो गया। पर यहां पर देयर लग गया, जबकि यहां पर कोई भी डॉटर गिनती में नहीं है, सिंगुलर है, तो यहां पर आपको देयर की जगह हर मदर कर देना है। जैसे ही आप देयर की जगह हर लगाएंगे आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि नीदर में आपको सिंगुलर का यूज करना है जबकि देयर प्लूरल होता है, और डॉटर्स फीमेल फेमिनिन जेंडर होता है, इस कारण से हमने यहां पर हर लिख दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नो सूनर वाला आ गया। इस सेंटेंस के बारे में हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, देखते हैं इसमें क्या गलती है। नो सूनर हैड द न्यूज अपियर्ड देन देयर इज ए रश। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इज लिख दिया गया। अभी हमने बात करी थी कि हमारे सेंटेंस के दोनों पार्ट पास्ट में होने चाहिए, तो THAN देन भी लगा है, ये भी सही है। यहां पर हैड लगा है, यहां पे वर्ब फॉर्म थर्ड लगी है, ये भी सही है। सिर्फ पीछे जहां पर इज दिया गया था, जैसे ही आप वॉश करेंगे ये सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा और एग्जैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखिएगा, ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। वो बहुत तेज चला ताकि वो लेट ना हो सके। इसमें यहां पर जो क्विक लिखा गया है ये एक एडजेक्टिव है, जबकि हमें यहां पर एक एडवर्ब लगाना है, क्योंकि हमें वॉकिंग के बारे में बताया गया है, चलने के बारे में बताया गया है। तो जैसे ही आप क्विक के बाद ly लिखते हैं, क्विकली लिखते हैं, आपका ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि कैसे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाया जाता है, और किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कोई एक और एडवर्ब लगा दिया जाता है। नेक्स्ट 7 सेंटेंस है, देयर हैज नॉट बीन रेन एनी रेनफॉल सिंस द 2 years। इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि पिछले 2 सालों से यहां पर किसी भी तरह की कोई बारिश नहीं हुई है। इस सेंटेंस में आपको सिंस के बाद द हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिंस यहां पर एक चीज और करनी पड़ेगी, यहां पर लास्ट अगर आप कर दें तो ये सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा, सिंस लास्ट 2 years, क्योंकि आपको पता है लास्ट लगाने से ही हमें सिंस का फायदा पता चलता है, नहीं तो हमें फॉर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने पीरियड ऑफ टाइम में देखा था हम फॉर लगाते हैं, फॉर 5 years, फॉर 6 years, फॉर 3 years। अगर हम इसे लास्ट 3 years कर दें तो सिंस लग जाएगा, सिंस लास्ट 3 years। अगर हमसे कोई कहे नहीं हमें लास्ट 3 years के साथ फॉर ही लगाना है, तो वो आप अकेला दा के फॉर अकेला नहीं लगा सकते, आपको वो दा के साथ लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा सिंस लास्ट 3 years या फॉर द लास्ट 3 years, जबकि यहां पर लिखा था सिंस द 3 years। ये तो ऑलरेडी गलती हो गया, क्योंकि द सिंस के साथ आता नहीं है। अगर आप फॉर द 3 years भी मान लेते तो आपको 3 से पहले लास्ट लगाना पड़ता, जो हमने यहां लगा दिया। हमारा 8 सेंटेंस है, नॉट ओनली वी सॉ द PM बट ऑल्सो द CM। ना सिर्फ हमने PM को देखा था बल्कि हमने CM को भी देखा था। यहां पर एक छोटी सी गलती ये हो रही है कि ये जो नॉट ओनली है इसको यहां पर आना चाहिए, वी सॉ नॉट ओनली द PM बट ऑल्सो द CM, क्योंकि वी से इज नॉट ओनली का कोई लेना देना नहीं है। नॉट ओनली द PM बट ऑल्सो द CM वॉज प्रेजेंट, ये तो सेंटेंस बन सकता था, पर जब उस तरह का सेंटेंस हमें दिया नहीं गया है, सिर्फ ये नॉट ओनली गलत जगह पे लिख दिया गया है, तो हमारा फर्ज बनता है इसको सही जगह पहुंचा देना, और इसकी सही जगह है PM से पहले। दोस्तों ये बहुत आसान है, हमने कल भी पढ़ा था कि जीन्स एक प्लूरल वर्ड होता है, तो यहां पर आप वॉस की जगह वर लिख दीजिए, ये वर लिखते ही आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद नोबडी डिनाई, आपको पता है कि नोबडी एक सिंगुलर होता है, समबडी एक सिंगुलर होता है, तो इसके साथ डिनाइज गलत लिखा हुआ है, इसको आप डिनाइज जैसे ही कर देंगे, नोबडी डिनाइज द फैक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हाफ ऑफ द कॉइन्स इज फॉल्स। हाफ के बाद जब कभी भी प्लूरल दिया होता है, हाफ ऑफ के बाद, तो वहां पर हमेशा वर्ब भी प्लूरल लगता है। तो यहां पर जैसे ही आपने आर लगाया आपका ये सेंटेंस भी सही हो गया। वेजेस आर पेड बाय अ डे, इसका मतलब मजदूर दिन के हिसाब से पे किए जाते हैं, उनको दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है।
तो यहां पर आ डे ना कर करके अगर आप द डे कर दें तो ये एक आपका एग्जैक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये आपके आर्टिकल की गलती है। एक दिन के हिसाब से उनका पेमेंट नहीं होता, दिन के हिसाब से उनका पेमेंट होता है, इसीलिए हमने ए हटा करके यहां पर दा लिख दिया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं। ये कुछ वो अच्छी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपने सेंटेंसेस को सही कर सकते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जीन्स एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने वॉज की जगह वर लिखा। नोबडी एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने यहां पर डिनाई की जगह डिनाइज करा। हाफ ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन लिखा गया है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बाय द डे, बाय द मंथ, इसका मतलब महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से। इनमें आ डे आ मंथ नहीं आता है, आ ईयर नहीं आता है, इसमें हमेशा द मंथ, द ईयर, द डे इस तरह से आता है। द जेंट्री ऑफ द टाउन डज नॉट लाइक इट, हमने पहले भी पढ़ा था। जब हम जेंट्री की बात करते हैं, जब हम पुलिस की बात करते हैं, जब हम कैटल की बात करते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। हम पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। तो जैसे ही आपने जेंट्री देखा, आपको ये समझते देर नहीं लगी कि आगे जो वर्ब लगा है वो प्लूरल लगना चाहिए। राम्स कार इज मोस्ट कॉस्टली देन श्याम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। राम की कार श्याम की कार से ज्यादा महंगी है, पर यहां पे हमने क्या लिख दिया, राम की कार श्याम से ज्यादा महंगी है। तो या तो हम इसको श्याम एपोस्ट्रोफी एस श्याम्स कार कर दें, अदरवाइज अगर हम श्याम्स भी लिखा रहेंगे तब भी समझ में आता है कि श्याम्स का मतलब श्याम की कार से है। तो इस सेंटेंस को 14th वाले को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब हमारे आज के दिन का लास्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड आई। यहां पर आई ना लिख करके आपको मी लिखना है, ही डिड नॉट लाफ एट मी, क्योंकि हमने वैसे भी पढ़ा है डोंट लाफ एट हिम, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट यू, डोंट लाफ एट हर। तो इस तरह से हमने इसको भी नीचे, आई पीछे नहीं आ सकता। आई कभी भी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो आपने इसका ऑब्जेक्ट किसको बना दिया, मी को बना दिया। तो दोस्तों हमारे वीडियो का ये दूसरा भाग भी अब खत्म होता है, जिसमें हमने इन कुछ सेंटेंसेस की मदद से ये जाना कि कैसे कई बार बिल्कुल सही दिखने वाले सेंटेंसेस में भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें पहचानने में हमसे दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि इन सेंटेंसेस को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ध्यान से पढ़ लें, और अगर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और अगर कोई डाउट भी होता है किसी सेंटेंस में तो वो भी जरूर पूछें। हमारे आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।